ओके, हमने प्रीवियस क्लास में वी स्टार्टेड विथ सल्फर। अब पहले इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में सल्फर एज एन एलिमेंट उसको हम पूरा खत्म कर लेंगे, ताकि फिर आगे जब हम आए तो हम सिर्फ कंपाउंड्स देखें, हम सल्फर को नहीं देखेंगे उस समय। तो बिफोर स्टार्टिंग आई टोल्ड यू अबाउट द एलोट्रोपी ऑफ सल्फर, एंड सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मिल्क ऑफ सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, कोलोइडल सल्फर। तो ये सारे कहीं ना कहीं सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोम्बिक सल्फर। बट बिफोर गेटिंग टू इट, सल्फर एग्जिबिट्स, सल्फर मतलब एक बहुत ही पेक्यूलियर या यूं कहीं बहुत ही विचित्र एक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है जब आप उसे हीट करते हैं। जनरली आप नॉन मेटल्स को या किसी भी एलिमेंट को हीट करते हैं, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, और जैसे जैसे वो एलिमेंट मेल्ट होता है वो एलिमेंट फ्रीली फ्लो करने लगता है। लाइक मतलब आप किसी भी चीज को मेल्ट करेंगे, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग, और वो मतलब और आप उसे हीट करते जाएंगे, वो पहले सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाएगा और लिक्विड फॉर्म से फिर वेपर फॉर्म में हो जाएगा। बट सल्फर एग्जिबिट्स मतलब अ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक, सल्फर एक अलग टाइप से मतलब उसका हीटिंग इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे आप जब भी आप सल्फर को मान लिया आप नॉर्मली सल्फर को हीट करते हैं, नॉर्मल सल्फर ऑन हीटिंग और अबाउट द टेम्परेचर ऑफ से अराउंड टेम्परेचर 385 केल्विन, इसके अराउंड जो नॉर्मल सल्फर है, इसे हम रॉ सल्फर भी कहते हैं, ये मेल्ट करके मेल्ट्स टू गिव अ पेल येलो लिक्विड, टू गिव अ पेल येलो मीन्स डल येलो कलर, बहुत डल सा, अ पेल येलो लिक्विड। दैट्स नाइस, ठीक है कि 385 केल्विन तक आप अगर उसको हीट करते हैं then it will melt to give a pale yellow liquid. And now this pale yellow mobile liquid, contrary to the other liquids, जैसे और लिक्विड्स जो होता है उसे आप जैसे जैसे हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स और दूर होते जाएंगे और उसकी मोबिलिटी मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी बढ़ते जाएगी जब तक कि वो गैस में ना कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यहां पे एक चेंज आता है सल्फर के केस में। This liquid on further heating, अगर आप फर्दर हीटिंग का मतलब अगर आप इस लिक्विड को और ज्यादा हीट करेंगे, से इफ यू गो ऑन टू हीट इट अराउंड टिल 453 केल्विन, अगर इस लिक्विड को आप और हीट कर रहे हैं 453 केल्विन तक, तो इस लिक्विड की मोबिलिटी इस बार बढ़ेगी नहीं, सल्फर के केस में ये घटने लगता है। द मोबिलिटी डिक्रीजेस। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग मोबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड आपको मैं एक्साइटिंग बात बताऊं तो इसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि टेस्ट ट्यूब में अगर ये सल्फर रखा गया है, उस टेस्ट ट्यूब को आप पलट दीजिए तो सल्फर नीचे भी नहीं गिरेगा, ये इतना हार्ड हो जाता है। तो है ये लिक्विड ही, लेकिन इसकी विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। द मोबिलिटी डिक्रीजेस एंड विस्कोसिटी इंक्रीजेस। इसके आगे अगर आपको इस फैक्ट को इसमें डालना है तो आप डाल सकते हैं दैट विस्कोसिटी इंक्रीजेस टू सच एन एक्सटेंट दैट इवन ऑन इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब द लिक्विड डजंट फ्लोज आउट। आई होप दिस थिंग इज वेल टेकन। और ये जो मतलब जब आप इसे हीट कर रहे होंगे, ये लिक्विड पहले ये पेल येलो कलर का था, जब हीट करके आप 453 केल्विन के अराउंड आएंगे ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है। नाउ इसके बाद आप फर्दर इसको हीट करेंगे, हीटिंग बियॉन्ड 453 केल्विन। अब इसके बाद ये फिर से ये जो लिक्विड फिर 453 केल्विन के बियॉन्ड आप हीट करते हैं, चीजें फिर से नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मोबिलिटी बढ़ने लग जाएगा, विस्कोसिटी घटने लग जाएगा, एंड फाइनली इट विल गेट कन्वर्टेड टू वेपर फॉर्म। हीटिंग बियॉन्ड 453 केल्विन, मोबिलिटी इंक्रीजेस, mobility goes on increasing till it forms vapors। मतलब 453 केल्विन के अराउंड आप करेंगे तो ये सल्फर आपको वेपर के फॉर्म में ही मिलेगा। सो दिस इज जो ये सेकंड पॉइंट है, ये सल्फर का हीटिंग थोड़ा सा नॉर्मल किसी लिक्विड के हीटिंग से अलग है।
इसलिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी लिक्विड्स क्या होते हैं, आप उनको हीट करेंगे, वो जैसे जैसे हीट करेंगे उनकी फ्लो करने की टेंडेंसी या उनकी मोबिलिटी बढ़ते जाएगी और विस्कोसिटी कम होते जाएगा। लेकिन सल्फर के साथ क्या है, एक बार आप इसे हीट करके पेल येलो लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, उसे 453 केल्विन तक फिर हीट करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी घटेगी नहीं और उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी नहीं, बल्कि उसकी मोबिलिटी घटते जाएगी और विस्कोसिटी बढ़ते जाएगा। लेकिन 453 केल्विन जहां आपने पार कर लिया, इट विल अगेन बिहेव लाइक अ नॉर्मल लिक्विड, उसकी मोबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी तब तक जब तक कि वो वेपर ना बन जाए। नाउ ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। एवरीथिंग हैज अ रीजन, और हमें अगर रीजन नहीं है तो भी फिर भी हम अपने इन फैक्ट्स के साथ और इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ एक जस्टिफिकेशन तो कर ही सकते हैं। जो नॉर्मल सल्फर होता है बेटा, वो पक्का रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने आपको बताया था, राजा का मुकुट, लाइक दिस, दैट्स योर पक्का रिंग स्ट्रक्चर। आपके हर इस वर्टेक्स पे आपका सल्फर है, दैट इज योर S8 मॉलिक्यूल। तो नॉर्मली जो सल्फर एग्जिस्ट करता है वो पक्का रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब आप इसे हीट करते हैं तो ये जो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये एसिड दूसरा कोई एसिड, एक दूसरे के ऊपर रोल करते हैं। रोल करने का मतलब स्लिप करते हैं या फिसलते हैं। इस फिसलने की वजह से इनकी मोबिलिटी इंक्रीज होती है एंड विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। लेकिन 453 केल्विन के बाद इस S8 मॉलिक्यूल्स के जो क्या नाम का बॉन्ड्स है वो टूटने लगते हैं। एक आध बॉन्ड टूट गया इसका, एक आध बॉन्ड दूसरे S8 मॉलिक्यूल का टूट गया और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में इंटैंगल होना स्टार्ट करते हैं। इंटैंगल होना, अगर आप कभी रस्सी बनाए हो तो रस्सी में क्या होता है, एक स्ट्रिंग ऐसे होती है, एक स्ट्रिंग ऐसे, उसको आप क्या नाम का इंटैंगल करते जाते हैं तो आपको एक मोटी रस्सी मिल जाती है। या फिर जो मतलब ये कहिए कि जो लेडीज लोग अपना पोनी बनाते हैं तो वो दो स्ट्रैंड्स लेकर उसको एक दूसरे में क्या नाम का इंट्विन करते हैं तो जाके वो पोनी बनता है। उसी टाइप से यहां क्या होता है, ऐसे दो कहीं भी बॉन्ड्स ब्रेक किए हुए एसिड मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे में इंटैंगल होंगे और वो पास पास आने लगेंगे। उनके पास पास आने की वजह से इनकी विस्कोसिटी बढ़ने लग जाएगी और मोबिलिटी कम, क्योंकि अब ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो 453 केल्विन से पहले इनका कोई बॉन्ड टूटा नहीं था, ये सभी एसिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे थे, मतलब इसीलिए इसको हम रोल सल्फर भी बोलते हैं। अगर सल्फर आपका 453 केल्विन से ऊपर 453 केल्विन से कम टेम्परेचर पर रखा गया तो उसे हम रोल सल्फर कहते हैं। रोल सल्फर का मतलब ये सल्फर एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहा होगा एसिड मॉलिक्यूल्स। लेकिन जैसे 453 केल्विन के आगे जाते हैं इनके एक दो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और ये दो एसिड मॉलिक्यूल्स यहां से जगह पाके एक दूसरे में इंटरट्विन या इंटैंगल होने लगते हैं, मतलब बंधने लगते हैं, जिसकी वजह से ये पास पास आने लगते हैं और इनकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है और ये इतने हार्ड हो जाते हैं कि आप टेस्ट ट्यूब को भी इन्वर्ट कर दीजिए तो ये टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट होने के बाद भी ये नीचे की तरफ नहीं गिरते हैं। लेकिन जैसे ही आप 453 केल्विन के आगे हीट करते हैं ये सारे बॉन्ड्स, बहुत सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं और सल्फर एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर में ऐसे बन जाता है। सल्फर एक लॉन्ग चेन ऐसे फॉर्म कर देता है इंस्टेड ऑफ दिस क्लोज चेन, और ये लंबी लंबी चेन्स बनाने लगता है और फर्दर आप हीट करते हैं ये चेन्स भी टूटने लग जाता है और यही एसिड मॉलिक्यूल वेपर में आपका S4 मॉलिक्यूल में या S2 मॉलिक्यूल में या सिंपली S एटम में भी आपको वेपर में ये सारे पाए जाते हैं। तो नॉर्मली वो हमेशा एसिड के फॉर्म में रहता है, लेकिन आप इसे अगर हीट करते हैं, सच पूछेगा 2000 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करके लेते गए तो आपको वेपर में S4 मॉलिक्यूल भी पाया जाएगा, S2 भी पाया जाएगा, S भी पाया जाएगा, S6 भी पाया जाएगा। वो कितने चेन से जुड़ा हुआ है वो हर टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके पाए जा सकते हैं। सो दिस इज द पेक्यूलियरिटी इन हीटिंग दी सल्फर। और रॉल सल्फर किसे कहते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे जो सल्फर है वहां पे एसिड मॉलिक्यूल्स है एंड ये एसिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी अच्छी खासी लिक्विड को रिजेंबल करती है। तो ये आपके एसिड मॉलिक्यूल्स। सो नाउ दिस इज द हीटिंग पेक्यूलियरिटी इन सल्फर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। Now coming back to the allotropes of the sulfur, सबसे पहले सल्फर का एलोट्रोप हम देखेंगे, दैट इज रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर क्या है, जो आप सल्फर इस समय कहीं भी देखेंगे वो रोम्बिक सल्फर।
मीन्स इट इज द मोस्ट स्टेबलेस्ट फॉर्म ऑफ सल्फर, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो हर जगह पाया जा रहा है, वो तभी क्योंकि वो स्टेबल है। अगर वो स्टेबल ना होकर रिएक्टिव होता तो दुनिया से हट चुका होता। सो आई कैन से इट इज द मोस्ट स्टेबलेस्ट फॉर्म ऑफ सल्फर, या इट इज द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ सल्फर, या फॉर्म ऑफ सल्फर। इसे हम एक दो नाम से और जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा सल्फर या ऑक्टाहीड्रल सल्फर। इसे अल्फा सल्फर या ऑक्टाहीड्रल सल्फर भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट किया है तो वहां पे आपने यूनिट सेल किया होगा। यूनिट सेल में आप क्या मानते हैं कि एक क्यूब होता है, और इस क्यूब के सारे साइड्स से अगर मैं कह दूं कि लेट मी टेक दिस वन टू बी ए, दिस लेंथ टू बी बी एंड दिस लेंथ टू बी सी, तो यूनिट सेल जो आपने सॉलिड स्टेट में किया है वो सिर्फ इतना किया है कि आप इसे क्यूब मानते हैं, मतलब ए बी एंड सी आर इक्वल इन लेंथ, और हर एंगल या ये एंगल हो या ये एंगल हो या फिर आपका ये एंगल हो, ये 90 डिग्री होता है किस क्यूब में, मतलब एक्स एंड वाई के बीच में, एक्स एंड जेड के बीच में, वाई एंड जेड के बीच में, सब 90 डिग्री आता है। लेकिन अगर आप रोम्बिक सल्फर का यूनिट सेल निकालेंगे, सेम ऐसा ही क्यूब उसमें होता है, बट ये क्यूब थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, मतलब समथिंग लाइक दिस। अगर ऐसे बना दीजिए, समथिंग लाइक दिस, कि ये क्यूब थोड़ा टिल्टेड होता है, मतलब इसमें भी ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, जो ये यूनिट लेंथ के डायमेंशंस हैं, ये जो लेंथ के डायमेंशंस हैं वो इक्वल होंगे, बट नीदर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज 90 डिग्री। इनमें से कोई भी 90 डिग्री, मतलब चाहे एक्स एंड वाई के बीच का एंगल देखिए, या वाई एंड जेड के बीच का एंगल देखिए, या एक्स एंड जेड के बीच का एंगल देखिए, जो इसमें था हर जगह 90 डिग्री था, इसमें कहीं भी 90 डिग्री नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस का लेंथ, वाई एक्सिस का लेंथ और जेड एक्सिस का लेंथ बराबर जो होता था वो चीज इसमें भी होगा। मीन्स मेक दिस सेम क्यूब और उसको थोड़ा सा आप घिसका दीजिए या थोड़ा सा आप शिफ्ट कर दीजिए, यू विल गेट द यूनिट सेल फॉर द रोम्बिक सल्फर। तो इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। नेक्स्ट कम्स कि इसका कलर, इट हैज अ पेल येलो कलर, जो हमने अभी जाना, जो हमने किया था, दैट इज वाज योर रोम्बिक सल्फर। नेक्स्ट इज, अगर इसके कलर की बात करें, इट हैज अ पेल येलो कलर, वही जो आप 453 केल्विन के ऊपर तक, 453 केल्विन तक आप हीट करते तो उससे पहले तक ये पेल येलो कलर का होता था, तो इट इज ऑफ द पेल येलो कलर। इज इट क्लियर? नाउ ये इतना स्टेबल है कि सल्फर का कोई और भी फॉर्म हो, मान लीजिए मोनोक्लिनिक ले लें, प्लास्टिक ले लें, या मिल्क ऑफ सल्फर ले लें, उसको लेके आप टेस्ट ट्यूब में रख दीजिए और कुछ दिनों के बाद आके देखिए तो वो भी रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ सल्फर विल मेयरली चेंज इनटू रोम्बिक सल्फर ऑन स्टैंडिंग। प्लीज इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसमें हम करते क्या है, इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम रॉन सल्फर ले लें, वही नॉर्मल सल्फर पेल येलो, इसको हम कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, लेट मी इरेज दिस, इससे भी मुझे हटा देने दीजिए। अच्छा एक चीज और बता दूं, कोई भी फॉर्म ऑफ सल्फर पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। वहां ये है कि कुछ फॉर्म ऑफ सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन कोई भी सल्फर पानी में सॉल्युबल नहीं होता, फिर चाहे वो रोम्बिक सल्फर हो, या फिर वो मोनोक्लिनिक सल्फर हो, या प्लास्टिक सल्फर हो, या मिल्क ऑफ सल्फर हो, या कोलोइडल सल्फर हो। इस बात को एकदम याद रखना, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर but soluble in carbon disulfide, but soluble in carbon disulfide. Carbon disulfide is ये कह सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसमें ये अच्छे से सॉल्व। अब ये आप छोटे क्लास में पढ़े भी होंगे कि नॉन मेटल्स जनरली, नॉन मेटल्स या फिर ये कह लीजिए कि आर नॉट सॉल्वेबल इन प्रोटिक सॉल्वेंट, बट दे आर सॉल्वेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेबल, यानी कोवैलेंट बॉन्ड जहां एग्जिस्ट करता है वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्वेबल होते हैं, और जहां आयनिक बॉन्ड्स एग्जिस्ट करता है वो हमेशा पोलर बॉन्ड्स में सॉल्वेबल होते हैं। तो उस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्वेबल है, तो आप क्या कीजिए, जो नॉर्मल सल्फर है उसको आप मेल्ट कर दीजिए पेल येलो लिक्विड में, दैट इज ऑल्सो नोन एज रॉन सल्फर। मैंने बताया था कि यहाँ पे S8 मॉलिक्यूल जो वो एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे हैं, तो बाई इवापोरेटिंग
सॉरी रोम्बिक सल्फर इज प्रिपेयर्ड रोम्बिक सल्फर का कोई फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा, अगेन S8, इसका फॉर्मूला S8 ही होता है, दैट इज पक्का रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो हाउ इट इज ऑब्टेन, व्हेन रोम्बिक सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेटिंग raw sulfur from its by evaporating, you can say raw sulfur in carbon disulfide from its solution in carbon disulfide। यहां से आप रोम्बिक सल्फर को प्रिपेयर कर सकते हैं। I hope so this thing is well taken. That's all about the rhombic sulfur। और इसका में जो सल्फर मॉलिक्यूल्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, that exist in the form of S8 units, that is you can say puckered ring structure। Next comes your beta monoclinic sulfur or beta sulfur। Next is your monoclinic sulfur or beta sulfur। monoclinic sulfur, इसे हम बीटा सल्फर या प्रिज्मेटिक सल्फर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बीटा सल्फर, या हम इसे प्रिज्मेटिक और प्रिज्मेटिक सल्फर भी बोलते हैं, प्रिज्मेटिक सल्फर। मैं आपको बता दूं कि रूम टेम्परेचर पर आपका क्या नाम का है, सिर्फ रोम्बिक सल्फर ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल ओनली अबव 369 केल्विन। अगर इसके नीचे आप इसको रखेंगे तो ये रोम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज स्टेबल ओनली अबव 369 केल्विन। बिलो दिस टेम्परेचर it gets converted to alpha sulfur temperature, it gets converted to alpha sulfur, that is the most stable form of sulfur, that is rhombic sulfur or rhombic sulfur। So that's why I told you 369 is the transition temperature। इसके उधर है तो आपको मोनोक्लिनिक सल्फर मिलेगा, इसके इधर है तो आपको रोम्बिक सल्फर मिलेगा। अब इसको हम कैसे करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग सल्फर इन ए डिश एंड कूलिंग टिल क्रस्ट इज फॉर्म। मतलब आप प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड, आप ये लिख सकते हैं बाय मेल्टिंग सल्फर in a dish and cooling till crust is formed। Now let me tell you what do I mean by this thing। पहली चीज तो आपको टेम्परेचर 369 केल्विन के बाहर ही लेकर जाना है और बहुत ज्यादा हीट करके उसे मेल्ट कीजिए, तो ऊपर क्या होगा, पपड़ी टाइप की या क्रस्ट टाइप का जम जाएगा, दैट विल बी योर मोनोक्लिनिक सल्फर। Are you getting it? Means till crust is formed, जब आप इस क्रस्ट को आप रिमूव करेंगे तो आपको अंदर से मोनोक्लिनिक सल्फर वहां पे मिलेगा। इट इज जस्ट लाइक कि आप कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं, मतलब खाने में भी, कि ऊपर एक क्रस्ट बन जाता है, उस क्रस्ट को रिमूव करते हैं तो अंदर सारा इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उसी टाइप के इसमें भी आपका आता है। नाउ अगेन अगर इसकी हम बात करें तो इट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। मैंने आपको बता दिया था कोई भी सल्फर पानी में सॉल्युबल नहीं है। इट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water but soluble in carbon disulfide, अब आप ये पूछेंगे सर तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रोम्बिक सल्फर का तो स्ट्रक्चर S8 के फॉर्म में पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका भी स्ट्रक्चर S8 ही है, बस रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर अपने यूनिट सेल में डिफरेंशिएट करते हैं। ऑल्सो एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल या पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इसका जो यूनिट स्ट्रक्चर होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि इसमें A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब तीनों यूनिट सेल के तीनों डायमेंशन सेम होंगे, इट विल बी अ टाइप ऑफ क्यूब। एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री होगा, लेकिन वाई जेड या एक्स जेड के बीच में 90 डिग्री नहीं होगा।
तो बस इतना ही अंतर है रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑफ द यूनिट सेल एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। आज के लिए इतना ही बेटा, फिर वी विल बी टेकिंग ऑन फ्यू पॉइंट्स ऑन प्रिज्म ऑन मिल्क ऑफ सल्फर एंड कोलोइडल सल्फर इन द कमिंग लेक्चर। थैंक यू।